आप सुन रहे हैं अमृता प्रीतम का उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक का भाग 2। संजय साहब, आपका पहला नॉवेल अच्छा तो था लेकिन बिका नहीं। कमरे में अचानक यह आवाज़ आई तो संजय का हाथ जिसमें फाइल थी अपने शरीर से सट गया। बैठिए बैठिए, कोई नया नॉवेल लिखा है? जी हाँ। बैठिए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। तरकीब? नॉवेल लिखने की? संजय हंसा पड़ा। हंसती हुई सी आवाज़ में जवाब आया, लिखने की ना सही लेकिन छापने की तो बता ही सकता हूँ। संजय ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सुना। आपको नाम बदलना पड़ेगा। इस बार संजय ने जवाब दिया, लेकिन आपने तो अभी देखा ही नहीं मैंने नाम क्या रखा है। मैं नॉवेल के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो खैर हम खुद ही बदल देंगे। फिर किसका? मेरा? संजय न जाने क्यों जोर जोर से हंसने लगा। मैं यही कह रहा हूँ। संजय को सुनकर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उसी तरह हंसते हुए पूछने लगा, क्यों? पहला नॉवेल कम बिका है इसलिए अब मेरा नाम ज्योतिषी से पूछकर रखा जाएगा? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। बात यह है कि नए लेखक को लोग पढ़ते नहीं। लेकिन नया तो मैं पहले नॉवेल की बारी था। संजय को याद आया कि पहला नॉवेल इस शर्त पर छापा गया था कि संजय को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ख्याल आया शायद अब भी यह भूमिका उसी शर्त पर ले आने के लिए है, इसलिए उसने फाइल को फिर अपनी ओर कर लिया। इस बार वो इस शर्त के लिए तैयार नहीं था। अब वो बेकार के कामों की मदद के बिना जीना चाहता था। लेकिन साथ ही ख्याल आया, इसके लिए नाम बदलने वाली बात का क्या संबंध है? इस बार आप कुछ पैसे लेना चाहेंगे? हाँ, इस बार मैं पहले की तरह नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए कहा था आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नाम? हमारे पास 3 नाम हैं, इनमें से किसी नाम से छाप देंगे, पैसे नगद, वो भी पेश की। संजय का माथा ठनका। वो जानता था कि कई प्रकाशकों ने जाली नाम रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। संजय का नाम भी उसी किसी जाली नाम की कब्र में डाला जाने वाला है। देखिए संजय साहब, 2-4 अखबारों में आपकी तस्वीरें छप गईं, 2-4 इंटरव्यू लिए गए, इससे आप तो खुश हो गए, लेकिन इससे किताब नहीं बिकती। आम घरों की औरतें नॉवल शॉवल पढ़ती हैं और वो अखबारों को पढ़कर नहीं खरीदती हैं। संजय ये जानता था कि जाली नामों से जो नॉवल छपते हैं वे बेस से पैर के घटना प्रधान नॉवल होते हैं, बहुत करके विदेशी जासूसी नॉवलों की घटिया नकल। इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, पर मैं उस तरह के नॉवल नहीं लिखता। ये कोई बात नहीं है, सामाजिक भी चलेगा। कहिए, 500 रुपया भी दे दूँ? हाँ सच, याद आता है एक इंटरव्यू में आपने खुद कहा था कि असली लेखक का वास्ता लिखने से होता है, शोहरत से नहीं, वो चाहे सारी उम्र गुमनाम पड़ा रहे। क्यों, आपने कहा था ना? हाँ कहा था। फिर आपको नाम की क्या परवाह है? नाम की तो नहीं, पर वंश की है। क्या मतलब? संजय का जी किया कहे कि दुनिया में जितने भी लोग हैं 2 वंशों के हैं, एक जो अक्षरों का कत्ल करता है और दूसरा। पर संजय को उस वंश की बात करना व्यर्थ लगा जो अपने प्राण भी अक्षरों में डाल देता है, इसलिए चुप हो गया। लेकिन चुप रहना स्वाभाविक नहीं था, इसलिए जोर से हंसने लगा। लो जी, इसमें हंसने की कौन सी बात है? मैं बराबर की मेज पर पड़ी हुई आपकी तस्वीर देख रहा था। क्यों जी, हमारी शक्ल ऐसी है कि? वेरी हैंडसम फेस। मुझे याद आया कि इसे मैंने किसी अखबार में देखा है। नहीं जी, हमारी तस्वीरें कौन अखबार में छापता है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो तस्वीर जो मैंने देखी थी उससे आपकी शक्ल बिल्कुल मिलती है। किसकी तस्वीर थी? किसी जर्मन डॉक्टर की। जर्मन डॉक्टर की? मेरी शक्ल उससे मिलती है? हाँ। क्या नाम था उसका? डॉक्टर रोजेनथाल। अजीब बात है, जर्मन तो बहुत खूबसूरत होते हैं। संजय फाइल उठाकर कमरे से चलने लगा तो प्रकाशक ने चकित होकर कहा, क्या 500 भी मंजूर नहीं? नहीं। चलिए 700 ले लीजिए, फाइल इधर दीजिए। संजय ने उत्तर नहीं दिया। फाइल लेकर बाहर साइकिल स्टैंड पर आ गया जहां अपनी साइकिल रख गया था। भीड़ वाला मोड़ गुजर गया, सामने खुली सड़क आ गई तो संजय को ख्याल आया, यार संजय, अगर वो तुमसे पूछ लेता कि डॉक्टर रोजेनथाल कौन था तब तुम क्या जवाब देते? झूठ तो बोलते नहीं, फिर क्या सच बताते? अब ये सवाल सामने नहीं था, ना उसने पूछा था ना संजय ने बताया था। लेकिन अचानक संजय को ख्याल आया, अगर उसने किसी दिन हिटलर के समय का इतिहास पढ़ लिया तो उसमें रेवंसब्रुक के कंसंट्रेशन कैंप का हाल पढ़ते वो रोजेनथाल का नाम जरूर पढ़ लेगा।
संजय को इस समय हंसी नहीं आई, एक हावका सा आ गया। आंखों के सामने कई वे कैदी तड़पने लगे जिनके दांतों में सोने की कीलें थीं और जिनका इलाज करते हुए डॉक्टर रोजेनथाल उन्हें मार कर उनके दांतों से सोना निकाल लेता था। आंखों के सामने अनगिनत चेहरे आ गए और उनमें संजय का अपना चेहरा भी अपनी आंखों के आगे आ गया। सौतेला शब्द संजय के जन्म के साथ ही जन्मा था। यह सिर्फ एक रिश्ते के संबंध में जन्मा था, उसके पिता की पहली पत्नी के पुत्र से उसका रिश्ता जोड़कर। उसके कोमल कानों ने घर और अड़ोस पड़ोस से बाल उपदेश के पहले पाठ की भांति ये शब्द सुना था, सौतेला भाई। जैसे पटिया पर कोई पहला अक्षर लिखता है, एक ओंकार या ओम या 786। बाद में उसने ये शब्द फिर किसी से नहीं सुना, लेकिन देखा कि दुनिया के हर रिश्ते में फैला हुआ है, हर मनुष्य के साथ रिश्ते में, सौतेले पड़ोसी के रूप में भी, सौतेले दोस्तों के रूप में भी, और सौतेले समाज, सौतेले मजहब, सौतेली सरकार और सौतेले ईश्वर की शक्ल में भी। पिता की मृत्यु के बाद घर जायदाद को सौतेले भाई ने अपने कब्जे में कर लिया था। कहा था बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंची तो वो कानून को खरीद लेगा, और अपने गीले विचारों को जलाकर उसने सारे गांव में धुआं फैला दिया था कि उसके पिता की दूसरी पत्नी घर में डाली हुई औरत थी, विवाह करके लाई हुई नहीं थी, इसलिए उसका दूसरा पुत्र भी उसका जायज़ बच्चा नहीं था। उस दिन संजय ने दुनिया के इंसाफ को भी सौतेला होते देखा था। चलो यार संजय, तुम तो सगे संजय लगते हो, अब सब सौतेले ही सही। और चिरकाल से संजय ने सगा रिश्ता पाकर और कुछ सोचना छोड़ दिया था। लेकिन एक और सगे रिश्ते का एहसास था जो सिर्फ हवा में था। ये उसके मन में मोहब्बत की कल्पना थी जो हर हकीकत की पहुंच से परे थी, इसलिए ये एहसास सदा हवा में बना रहा। बहुत समय हुआ माँ की शक्ल में उसने देखा था और उसे विश्वास था किसी न किसी दिन वो एक अपरिचित औरत की शक्ल में भी उसे देखेगा, और उसी हवा में ठहरे हुए एहसास की बातें करने के लिए वो कहानी भी लिखता था, उपन्यास भी। सिर्फ ये नहीं, उसने अपने आप को स्पष्टता दी थी, दुनिया का सब कुछ जो सौतेला है वो स्वाभाविक नहीं है। जो स्वाभाविक था वो कब अस्वाभाविक बन गया, किसने बना दिया, क्यों बना दिया, ये सब जानने के लिए भी लिखना होगा। जानने की और पाने की एक चाह संजय के सामने स्थिर नहीं रहती थी, कई बार उन सूखी सूनी टहनियों की तरह हो जाती थी जिन्हें हरे रंग की याद भी न रही हो। पर फिर सूखी टहनियों में से किसी एक रात को कई हरी कोपलें निकल आती थीं और संजय को अपने मन की मिट्टी की धरती की तरह करामाती होने में फिर विश्वास आ जाता था। समाज और राजनीति के कोल्हू में जोते हुए मनुष्य की आंखों पर खोपे चढ़ा एक ही दायरे में घूमती रहने वाली होनी कभी कभी संजय की रीढ़ की हड्डी में कंपन के समान उतर जाती थी। वो मनुष्य की आंखों से खोपे उतार कर उसकी नज़र से चमत्कार की कल्पना करके देखना चाहता था, पर यह सारी कल्पना कभी किसी बादल के छोटे से घेरे में सिमट कर रह जाती थी, कभी हवाओं में हाथ पांव मारते हुए सारे आसमान पर फैल जाती थी, और कभी केवल उसकी आंखों से बरस कर धरती पर बिखर जाती थी। मन कभी कभी बहुत थक जाता था। संजय ये भी सोचता था वो चुपचाप घास के एक टुकड़े पर धूप की भांति पड़ा रहे और फिर उम्र की संध्या के समय चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाए, पर फिर उसकी अपनी धूप ही चमत्कारी हो जाती थी। गुजरती हुई हवा से या उड़ते हुए पक्षी की चोंच से गिरा हुआ बीज भी उसकी धूप के नीचे उगाता था और फिर कागज़ कलम लेकर बैठ जाता था। रोज़ी रोटी के लिए वो कई छापे खानों में प्रूफ रीडिंग करता था। ये मजदूरी प्रश्नों के हिसाब से होती थी जो कई दिन लगातार करने के बाद वो कई दिनों के लिए छोड़ देता था। जब कभी कुछ लिखने के लिए या यूं ही कुछ पढ़ने के लिए वो घर बैठकर अपने पल्ले से रोटी खा सकता हो। वो प्रूफ प्रायः घटिया पुस्तकों के हुआ करते थे, पर कभी कभी किसी बढ़िया पुस्तक के भी होते थे जिनकी मात्राएं ठीक करते हुए वो प्रायः मन में सोचा करता था, चलो बैठ जाओ यार संजय, जिन अक्षरों का कल कत्ल होना है या जिन अक्षरों को कल इंसान का भविष्य कत्ल करना है उन्हें संवार बनाकर रख दो। उसके मन की इस दशा का और किसी को नहीं, एक प्रेस के एक मशीन मैन को कुछ पता था। वो कभी कभी हंसकर कहा करता था, संजय साहब, ये सारा दुख इल्म का है, ना कुछ जानो ना दुखी हो। मुझे देखिए, मुझे पता ही नहीं मैं रोज़ क्या छापता हूँ, बस इतना ही पता है कि मुझे सभी अक्षरों के मुंह पर एक जैसी स्याही पोतनी है। संजय हंस दिया करता था, कहता, यार करीम, अच्छा ये बताओ कि ये ढंग तुमने खुदा से सीखा या खुदा ने तुमसे?
जैसे तुम रोज़ किताबें बनाते हो, ये पता ही नहीं कि क्या बना दिया, उसी तरह खुदा भी रोज़ आदमी बनाता है और उसे पता ही नहीं कि वो क्या बना रहा है। करीम भी हंस दिया करता था। फिर खुदा भी शायद मशीन मैन ही होगा। पिछले 3 महीनों से करीम के शब्दों में संजय साहब लापता थे। वो जब भी 10 दिन या 15 दिन नहीं आता था तो प्रेस की कोई आवश्यकता पड़ने पर करीम उसे लापता होने का फतवा दिया करता था। इस बार तो संजय ने अपना नावल लिखने में पूरे 3 महीने लापता होने में गुजार दिए थे। सो आज जब संजय अपने नावल की फाइल को अपनी मेज़ की दराज में रखकर रोजी रोटी की फिक्र में प्रेस आया तो उसे देखते ही करीम हंसने लगा। संजय साहब, इन 3 महीनों में खुदा ने तो पता नहीं कितने आदमी बनाए हैं, लेकिन मैंने एक किताब की 80,000 कॉपियाँ छापी हैं। 80,000? संजय को किताब के लेखक से ईर्ष्या सी हुई। पूछा, उस महान लेखक का नाम तो मुझे बता दो। करीम ने कान के पास होकर कहा, लेखक लूखक कोई नहीं है जी, स्कूल की किताब थी, ऐसे ही पुरानी दुरानी कहानियों को इकट्ठा करके बनाई हुई, पर भेद की बात कुछ और है। वो क्या? संजय ने कुछ बेदिली से पूछा। ये बताने की नहीं जी, दीवार के पीछे मालिक बैठा हुआ है। आप काम का पता कर लें, 6 बजने वाले हैं, फिर हम बाहर ढाबे पर जाकर चाय पियेंगे। काम बहुत नहीं था, लेकिन 32 प्रश्नों के प्रूफ मिल गए और सवेरे 10 बजे देने का इकरार करके संजय ने प्रूफ ले लिए। वो करीम को साथ लेकर बाहर चाय के ढाबे की ओर आया, लेकिन आज न जाने क्या कारण था, चाय की दुकान बंद थी। संजय का अपना कमरा इस प्रेस से बहुत दूर नहीं था, इसलिए संजय ने कहा, यार करीम, मैं ढाबे की चाय से अच्छी चाय बना सकता हूँ, चलो आज तुम मेरे हाथ की बनी ही हुई चाय पियो। कमरे में आकर संजय ने प्रूफ मेज पर रखकर स्टोव जलाया। करीम हंसने लगा। देखो ना साहब, लेखक तो होते ही ऐसे हैं, खुद लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं और खुद ही उठकर आग में फूंके मारते हैं। किताबों की मलाई तो और लोग ही खाते हैं। यार, स्कूलों में लगने वाली सरकारी किताबें तो इससे भी ज़्यादा गिनती में छपती हैं। करीम बीच में ही बोल उठा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो अफसरों की बात कर रहा हूँ। सरकारी ऑर्डर तो बाद में शुरू हुआ, अफसरों ने 80,000 पहले ही छाप कर रख लीं और अंदर खाने बेच भी दी, वो तो कागज़ों पर चढ़ी ही नहीं। संजय कोई पल भर के लिए चुप रह गया, फिर उसने कहा, प्रेस के मालिक को मालूम है? लो जी, करीम हंसने लगा, प्रेस में पत्ता ना हिले उसकी मर्जी के बिना, ये तो 80,000 किताबों के कागज़ हिलते रहे। छपनी तो उसकी मर्जी से ही थी, पर यह ऑर्डर सरकारी नहीं था, यह भी उसे मालूम था। आप किस दुनिया में रहते हो संजय साहब? संजय हंसने लगा, यार करीम, सचमुच खबर नहीं कि किस दुनिया में रहता हूँ। ये तो जी दुकान वालों को भी पता है जिन्हें किताब बेचनी होती है, पर इस सारे आखिर जी और भी 100 बिल होते हैं जो सबको अफसरों से ही पास करवाने होते हैं, वो भी अपनी गरज को सब कुछ करते हैं और चुप रहते हैं। संजय के होंठों पर हंसी सूख गई। बोला, कभी कोई किताबों का यह इतिहास भी लिखेगा? करीम चाय पीते हुए फिर हंसने लगा, ये तो जी बड़ी लंबी बातें हैं, भले ही होती हों तो मालिक के कमरे में ही, पर कभी कभी हमारे कानों में भी पड़ जाती हैं। ये जो दूसरी किताबों की सरकारी खरीद होती है, आपको पता है किस तरह होती है? किस तरह? वो भी जो पैसे चढ़ाए उसी की होती है, और साथ ही कई तो अफसरों की अपनी लिखी हुई होती हैं, पर छपती हैं उनकी घरवालियों के नाम से। बेचारी घरवाली चाहे 7 जमाते ही पढ़ी हुई हो, पर वो साइंस की किताब लिखती है। ऐसे भेद तो हम चेहरा देख कर ही बूझ लेते हैं। संजय का चेहरा बुझ सा गया, इसलिए करीम ने बात बदलते हुए कहा, आप कहिए 3 महीने कहाँ रहे? एक नावल लिखता रहा। नावल? फिर तो बात हुई ना, क्या नाम रखा है? संजय ने करीम के मुख की ओर देखा, कोई मिनट भर चुप रहा, फिर उत्तर दिया, सोने का दांत। सोने का दांत? ये भी नाम खूब है, किताब छपने के लिए दे दी? नहीं, कोई डॉक्टर रोजेंथाल ढूंढना पड़ेगा छापने के लिए। ये जी कोई खोज की किताब है दांतों के बारे में? संजय हंसने लगा, यार यही समझ लो, भाई दांत में जो सोना जड़ा हुआ है तो उस दांत को कैसे तोड़ते हैं? करीम की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वो संजय को हंसते देखकर खुद हंसने लगा। सच करीम यार, तुम कभी कभी बहुत अच्छा गाते हो। एक दिन दोपहर की छुट्टी में वहाँ प्रेस में ही तुम गा रहे थे। करीम को अपनी उदासी से बचाने के लिए संजय अपनी नावल की बात को वहीं छोड़ देना चाहता था। कोई और बात सोच रहा था कि करीम की वो हूक सी आवाज़ याद आ गई, जब एक दिन प्रेस में वर्करों को छोड़ और कोई नहीं था और उस दिन खाने की छुट्टी के समय सब करीम के गिर्द इर्द इकट्ठे हो गए थे।
करीम लहर में आ गया, कहने लगा, देखो जी, मैंने अलिफ बे से आगे नहीं पढ़ा है, पर बचपन में भी मिर्ज़ा साहिबा की वो धुन अलापता था कि गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था। काफियाँ, सद्दे से हरफियाँ सब गा लेता था। पर शहर आकर जी जैसे मन ही मर गया। पूरा पूरा किस्सा मुझे मुँह ज़बानी याद हुआ करता था, लेकिन याद की स्लेट पर से सब कुछ ही तो नहीं धुल जाता। अब तो जी स्लेटें ही टूट गई हैं। मन की बात आज तक किसी से कभी नहीं कही। आज आपको बता दूं, भाई मन तो फ़कीर हो जाने को करता है। चाहता था सूफ़ी हो जाऊं और नाचूं गाऊं। आज का करीम संजय ने पहले नहीं देखा था। आज वो बड़ी रूह वाला आदमी दिखाई दे रहा था। संजय ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों करीम मियाँ, ये भी रांझे की तरह जोक का स्वांग करने वाली बात थी या कुछ और? आधी थोड़ी वो भी थी। करीम हंसने लगा। चलो पूरा ना सही, तुमने आधा रांझा बनकर तो देख लिया, संजय ने मस्खरी की रौ में कहा। लेकिन करीब के मन में बैराग की धुन आ गई। बोला, मैं तो सारा ही बनने को तैयार था, पर उधर हीर ही आधी थी। पर जी मैं उसका कसूर भी नहीं मानता। कसूर तो सारा शिया और सुन्नी होने का था। यार, मज़हब और एक एक मज़हब की भी कई कई फांके हैं। तभी तो मन कहता था, ए मियाँ करीम कादिर, और कुछ नहीं तो बुल्ले शाह हो जाओ और ज़ोर ज़ोर से गाओ कि धर्मसाल धड़वाई बसते, अर्थात धर्मशाला में लुटेरे बसते हैं। ऐसे नहीं यार, आवाज़ लगाकर सुनाओ, संजय ने कहा। तो जोश में आए हुए करीम ने कानों पर हाथ रखकर आवाज़ उठाई, धर्मसाल धड़वाई बसते, ठाकुर द्वारे ठग, विच मसीत कुमीते रहंदे, आशक रहन अलग, ओ मट निमाज चिक्कण रोज़े, कलमे फिर गई स्याही, बुल्ले शाह शव अंदरों, मिलिया भुल्ली फिरे लुकाई। अर्थात धर्मशाला में लुटेरे बसते हैं, ठाकुर द्वारे में ठग, मस्जिद में बेढंगे रहते हैं, आशिक अलग रहते हैं। भाड़ में जाएं नमाजें, कीचड़ में रोज़े, कलमे पर स्याही पुत गई, बुल्ले को शाह अर्थात ईश्वर अंतर में मिला, दुनिया भटकती फिरती है। संजय करीम की आवाज़ पर भी झूम गया और बुल्ले शाह के बोलों पर भी। कहने लगा, करीम मियाँ, तुम्हारा बुल्ले शाह ये बात कैसे इतने ज़ोरों से कह गया? इसे तो आज भी कहना सुनना मुश्किल है। क्या बात करते हो जी बुल्ले शाह की? करीम ने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरे अब्बाजी की दो भतीजियाँ थीं, उनके एक बड़े जिगरी दोस्त की बेटियाँ, दोनों यतीम हो गई तो अम्मा जी को उन्हें किसी ठिकाने लगाना था, सो मेरी नाक में ही नकेलें डाल दी। नहीं तो खुदा की कसम मैं तो फ़कीर बनने को फिर रहा था, एक दिन बुल्ले शाह बन ही जाता। संजय ने हैरान होकर पूछा, दोनों? करीम हंसने लगा, शुक्र करो जी, दो ही थीं, 5 होती तो मेरी 5 नमाजें हो जाती। संजय करीम की जिंदादिली पर खुलकर हंस पड़ा। बोला, नहीं यार करीम, 5 तो नहीं हो सकती थी। क्यों जी, हो क्यों नहीं सकती थी? करीम ने हिसाब लगाया और कहा, बस इतनी ही बात का फ़र्क रह जाता कि भाई बड़ी अगर 16 बरस की होती तो सबसे छोटी 7-8 साल की होती, फिर चाहे उसे मैं शक्कर पारे खिलाकर बहलाता रहता। संजय ने हंसकर करीम के कंधे को हिलाया। यार, तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि 4 से ज़्यादा निकाह तो तुम कर ही नहीं सकते थे? करीम हंसने लगा, ये बात आपने ठीक कही है जी, 5वें निकाह के वक्त पहली को तलाक देना पड़ता। और करीम ने घड़ी की ओर देखा, कहा, आज मन तो बहुत लगा है, जाने को जी नहीं करता, पर अब मैं चलता हूँ, घर जाकर 2 नमाजें पढ़नी हैं। तो दोनों बेग में साथ रहती हैं? संजय ने करीम से पूछा। वो उठने को होते हुए भी उठा नहीं। कहने लगा, और जी मैंने क्या उन्हें अलग अलग महल बनवा कर देने हैं? दोनों ने मिलकर मेरा जो मकबरा बनाया हुआ है, बस बाल बच्चों को लेकर उसी मकबरे में रहती हैं। संजय ने एक सिगरेट सुलगाते हुए कहा, करीम मियाँ, तुम सिगरेट तो पीते नहीं, मैं जानता हूँ, कुछ दारू शारू पियोगे? करीम ने कोई 1 मिनट सोचा, फिर कहा, कभी घूंट लगा लेता हूँ, पर फिर सही, अभी रास्ते में चावल शावल लेने हैं, घर पर ख़त्म हो चुके हैं, नहीं तो पहुँचते ही दोनों। करीम जाने के लिए उठ खड़ा हो गया तो संजय ने हंसकर उससे कहा, तो आज पुलाव पकेगा? करीम भी हंसने लगा, देखो, घर पहुँचते ही दोनों पुलाव पका कर खिलाती हैं या रोज़ा ही रखवाती हैं? अच्छा करीम मियाँ, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, संजय ने कहा और करीम को नीचे तक छोड़ आने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन करीम दरवाजे से इधर ही था। कहने लगा, जी करता है जाते जाते बुल्ले शाह की एक तुक और गाता जाऊं। संजय दरवाजे से इधर आ गया, फिर दीवान पर बैठने लगा था कि करीम ने कहा, नहीं दोस्त बैठो नहीं, मैं बैठ गया तो फिर मुझे बुल्ले शाह ही आकर उठाएगा। और उसने खड़े खड़े आवाज़ लगाई,
चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए जित्थे सारे अन्हे, ना कोई सारी जात पछाड़े ना कोई सानू मन्ने। अर्थात चलो बुल्ले शाह वहाँ चलें जहाँ सभी अंधे हों, जहाँ ना कोई हमारी जाति पहचाने ना कोई हमें माने। वो चला गया, पर उसकी आवाज़ कितनी ही देर तक वहीं कमरे में ठहरी रही। संजय उस आवाज़ के जादू में लिपटा चुपचाप दीवान पर बैठा रहा। कमरे में अंधेरा सा हो गया था। जिस समय गहरे सांस के साथ संजय के मुंह से निकला, यार बुल्ले शाह और कहाँ जाओगे, यहीं रहो हमारी दुनिया में, यहाँ तुम्हें कौन पहचानता है। तुमने ये बात तब कही होगी जब लोग आंखों वाले होते होंगे। ये मार्च का महीना था। जिन प्रकाशकों को बल्क परचेज के सरकारी ऑर्डर मिले थे उन्हें वो 31 मार्च तक सप्लाई करने थे। कई प्रकाशकों के पास ऐसी कुछ किताबें थोड़ी गिनती में थीं जिनकी ज़्यादा कॉपियों के ऑर्डर मिले थे, इसलिए बहुत सी किताबें प्रेसों में थीं और संजय के पास प्रूफ देखने का काम बहुत बढ़ गया था। आधी आधी रात तक बिजली की रोशनी में प्रूफ देखने के कारण संजय की आंखों के गिर्द काले से घेरे आ गए थे। इतने कि एक दिन जब करीम वाले प्रेस में एक फर्मा मशीन पर चढ़ने से रुका हुआ था और संजय के पास प्रूफों को घर ले जाकर देखने का समय नहीं था, वो वहीं बरामदे में एक स्टूल पर बैठकर प्रूफ देख रहा था, तो करीम ने चाय का प्याला मंगवाकर उसके सामने रखते हुए कहा, ये प्रूफ तो आंखों के दुश्मन होते हैं संजय साहब, ज़्यादा काम हाथ में मत लीजिए, बाद में चारपाई में पड़ जाएंगे। संजय हंस दिया, यार अच्छा है, फिर चारपाई पर पढ़कर आराम से मनचाही किताबें पढ़ूंगा। काम का बस यही 1 महीना है, फिर 4 महीने तो जैसे छुट्टी हो जाएगी, फिर कहीं अगस्त में जाकर काम शुरू होगा, जब स्कूल कॉलेजों के लिए खरीद शुरू होगी। संजय ने कह दिया, लेकिन सिर्फ जबान हिली, आंखें और सिर पत्थर हुए पड़े थे। मशीन पर चढ़ने वाले फर्मे के प्रूफ खत्म करके संजय ने बाकी गैली प्रूफ एक लिफाफे में डाल लिए और उठते हुए उसने कहा, इस वक्त 11:30 बजे हैं, अगला फर्मा कितने बजे छपेगा। प्रेस के मालिक ने कहा, नहीं जी, ये काम खत्म करके जाइए, बस पहला छपते ही दूसरा मशीन पर चढ़ा देंगे। करीम सुन रहा था। मालिक की बात में वो कभी दखल नहीं देता था, लेकिन आज वो रह नहीं सका। बोल उठा, छोटी मशीन है जी, 4-4 पन्ने छपेंगे, ये फर्मा 4 बार मशीन पर चढ़ेगा, इसे छपते छपते तो शाम के 5 बज जाएंगे। मालिक जानता था बड़ी मशीन कल से ख़राब है और करीम ठीक कह रहा है, तब भी बोला, फिर भी 3-3:30 तक तो हमें फर्मा तैयार मिलना चाहिए, गलतियां लगाने में भी 1 घंटा लग जाता है। और कोई दिन होता संजय वहीं बैठकर अगले 16 पृष्ठ पढ़ देता, पर आज उसकी थकी हुई आंखें अक्षरों पर से फिसल फिसल पड़ती थीं, इसलिए लिफाफा लेकर उठते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं 3 बजे आकर प्रूफ दे जाऊँगा। अपने कमरे में पहुंचकर संजय ने आंखों को कई बार पानी से धोया, फिर कोई आधे घंटे के लिए आंखें मींचकर दीवान पर लेटने लगा ही था कि उसके कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ। संजय ने दरवाज़ा खोला। सामने कमला थी। उस रात के बाद पहली बार आई थी। संजय ने कुछ हैरान होकर उसकी ओर देखा। वो उस रात की पतझड़ के पत्ते जैसी कमला नहीं थी। मुझे 10 रुपये चाहिए, नई किताबें खरीदनी हैं, कमला ने कहा, लेकिन ऐसे जैसे अधिकार से कहा हो, ऐसे जैसे अब कभी किसी के कमरे में इस तरह नहीं जाऊंगी का वचन पूरा करने के बाद ज़रूरत के पैसे लेने को अपना अधिकार समझा हो। आज वो गुनाह मुक्त थी। संजय को एक सूखी टहनी में से एक हरे पत्ते के निकलने जैसा एहसास हुआ। उसने जेब से 10 रुपये निकाल कर देते हुए कहा, कमला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम पढ़ लो। कमला में न जाने कब से कौन से संस्कार थे। उसने 10 रुपये का नोट लेकर गुरु के चरणों में प्रणाम करने की मुद्रा में अपने हाथ संजय के पैरों की ओर झुकाए, फिर चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गई। संजय को वो रात याद आ गई जब वो खिड़की में खड़े होकर चौकीदार की खंडहरों की ओर जाती हुई लालटेन को देखता रहा था और कमला अपने कमरे की ओर जाते हुए इमारत की दीवार से सटकर अंधेरे का सहारा लेती रही थी। आज वही लड़की है। संजय का मन मुस्कुरा उठा, जो दिन के उजाले में हंसकर आई है, हंसकर गई है। उस दिन और आज के दिन के बीच का फासला वो कैसे तय कर गई है, ये सोचते हुए संजय को लगा उसकी सारी थकान उतर गई है। वो दीवान पर आंखें मींचकर लेटने की जगह प्रूफ देखने लगा। संजय ने प्रूफ देखे, चौकीदार से पास के होटल से खाना मंगवा कर खाया, तब भी देखा अभी 3 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी है। वो निश्चिंत सा दीवान पर लेटकर एंथनी क्विन की आत्मकथा पढ़ने लगा। कीर्ति के शिखर पर खड़ा हुआ एंथनी,
शहर की अमीर रूपवान स्त्रियां उसे दावतों पर निमंत्रित कर रही हैं। शहर में उसकी कई फिल्में एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं। शहर की एक 6 मंजिल की इमारत उसकी अपनी संपत्ति, हर मंजिल के कमरे सजे हुए बुतों से, महंगी किताबों से। और अचानक थिएटर की स्टेज पर खड़े हुए एंथनी की आवाज़ उसके गले में जम गई। घबरा कर डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन कहीं कोई मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था। और फिर एक आवाज़, सिर्फ एक आवाज़ कहती है, गले की नाड़ी पर या तो ऐसा कुछ उभर आया है जो दिखाई नहीं देता, या वो आवाज़ एंथनी के कानों में कहती है, या कोई एक झूठ तुम्हारे गले में फंस गया है। संजय चौंक उठा। किताब के अक्षरों में से उभरते हुए एंथनी क्विन के चेहरे की ओर देखने लगा। चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा है। ना जाने शून्य में कहाँ देख रहा है। सोच रहा है, झूठ तो शायद 1000 होंगे, लेकिन वो कौन सा है जो मेरे गले में फंस गया है, वो जिसने अचानक मुझे अपाहिज सा बना दिया है। और एंथनी क्विन अपने उस एक झूठ को ढूंढने के लिए अपने जन्म से लेकर सारी उम्र की यादों को टटोलता है। यार एंथनी, संजय धीरे से कहता है, और कदम से कदम मिलाकर एंथनी के साथ चल पड़ता है। चलते चलते न जाने किस समय चेतना की ठोकर सी संजय को लगी, और संजय ने घबरा कर घड़ी की ओर देखा। 4 बजने वाले थे। वो जल्दी से उठा, मेज पर से प्रूफ उठाए और नीचे ड्योढ़ी से साइकिल। संजय ने प्रेस जाकर प्रूफ दिए। पहला फर्मा अभी करीम की मशीन पर था। संजय ने इत्मीनान से देखा कि उससे जो थोड़ी सी देर हो गई थी वो देर में शामिल नहीं थी। तुर्क रूह सा महसूस करता हुआ घर लौटने लगा ही था कि प्रेस के मालिक ने कहा, आज ज़रा तकलीफ़ करो संजय साहब, फाइनल प्रूफ भी देखते जाओ, मुझे कोई 1 घंटे के लिए बाहर जाना है। 3 कंपोजिटर संजय के लाए हुए प्रूफों को जल्दी से सामने रखकर एक एक निशान को देख गलतियां भी ठीक करने लगे और उनके प्रश्न भी बांधने लगे। संजय साइकिल को एक ओर टिकाकर फाइनल प्रूफ देखने के लिए रुक गया। प्रेस का मालिक जेब से कार की चाबी निकालते हुए करीम के पास जाकर कहने लगा, करीम मियाँ, आज दूसरा फर्मा भी छप जाए तो अच्छा है। देख लो, 5 साढ़े 5 से पहले दूसरा फर्मा मशीन पर नहीं चढ़ सकता। करीम माथे से धाराओं की तरह बहते हुए पसीने को पोंछकर हंसा दिया। अच्छा देखो, मैं भी आता हूँ, मेरे आने पर जाना, ऐसे ही 6 बजे मत चले जाना, कल तो बड़ी मशीन चालू हो जाएगी। आप वो मशीन चालू करवाइए, मैं सवेरे 9 बजे आकर जितना काम कहेंगे निकाल दूंगा। इसीलिए तो आ रहा हूँ। इन जर्मन मशीनों का एक पुर्जा टूट जाए तो मुसीबत आ जाती है। ना यहाँ मिलता है, ना यहाँ किसी के यहाँ बन पाता है। मैं तभी तो कहता था उस मशीन को बड़ी एहतियात से चलाया करो। जब प्रेस का मालिक ये कहकर कुछ खींचा हुआ सा बराबर गैरेज में रखी हुई कार को निकालकर छोटी गली की दुकानों के फट्टों से कार को बचाता बाहर चला गया, तब सारे कंपोजिटर करीम की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्हें शायद आज से 5 दिन पहले का वो वक्त याद आ गया जब बड़ी मशीन का पुर्जा टूट जाने से मशीन खड़ी हो गई थी। तब प्रेस का मालिक करीम की ओर इस तरह घूर कर देखने लगा जैसे करीम को खुद पुर्जा बनकर अभी उस मशीन में लग जाना चाहिए। करीम कंपोजिटरों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर संजय की ओर देखने लगा। संजय साहब, आप हम में से तो जर्मन मशीन का पुर्जा अच्छा होता है, हम तो मर भी जाएं तब भी काम न रुके। एक कंपोजिटर पन्ने बांधते हुए हर पंक्ति के नीचे सिक्के के लेट डाल रहा था। एक उसी तरह हाथ में लिए करीम के पास आया और हंसने लगा। करीम मियाँ, मज़े देखना है तो कल जब मशीन चालू हो उसका पुर्जा खुद तोड़ देना। करीम ने स्याही पुते हाथ का एक मुक्का उस कंपोजिटर की पीठ पर मारा। मशीन का पुर्जा तो बाद में तोड़ूंगा, पहले तेरा एक पुर्जा तोड़ दूं। और करीम हंसने लगा। फिर दरवाजे के पास स्टूल पर बैठे हुए संजय की ओर देखते हुए कहने लगा, ये देखा संजय साहब, ये बड़ा नक्सलवादी क्या भाषण दे रहा है। संजय ने कहा कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया। उस गांव से आए हुए आदमी की आवाज़ जहन में घूम गई। विद्रोह यहाँ से उठता है जी, छाती से, आग की लपट की तरह। और संजय के होंठों पर वही अपना विचार जम गया। विद्रोह तो गलों में घुटा हुआ है और वहाँ रोटी के हस्ताक्षर चाहिए। अगले फर्मे के जो प्रश्न तैयार हो जाते, कंपोजिटर उसके प्रूफ निकाल देते और संजय पहले प्रूफों पर लगाए हुए एक एक निशान की दुरुस्ती को दूसरे प्रूफों पर देख लेता। ये फाइनल प्रूफ अक्सर प्रेस का मालिक खुद देखा करता था। कभी संयोग से संजय वहाँ बैठा होता तो वो देख देता था। ये मिनटों में देख लिए जाते थे, लेकिन पहले 4 पन्ने के बाद आगे के 4 पन्नों के बीच का समय खाली बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। कोई और दिन होता
तो ये खाली समय संजय को अखर जाता। लेकिन आज प्रेस का मालिक सिर पर नहीं था, इसलिए सब कंपोजिटर काम करते हुए भी बातों की रौ में थे। संजय को उनकी बातें छपने वाली किताब से बहुत ज़्यादा दिलचस्प लग रही थीं। ये गीली पिसाई तो ख़त्म होती ही नहीं। दूर खड़ा हुआ एक कंपोजिटर मैटर कंपोज करते हुए कह रहा था, ना पैरा ख़त्म होता है ना पिसाई ख़त्म होती है। ये तो भाड़े के लेखकों को आप ही कंपोज करना चाहिए। दूर खड़ा हुआ एक कंपोजिटर ये कहकर हंसने लगा। आप बच गए संजय साहब। अगर आपको ऐसी गीली पिसाई के प्रूफ देखने पड़े तो आप चौथे दिन तौबा कर देंगे। पता नहीं लगता कि बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। एक कंपोजिटर ने कहा तो जो संजय के पास बैठा हुआ था। संजय मुस्कुरा दिया, बोला, मैं भी तो भाड़े का प्रूफ रीडर हूँ। वो भाड़े वाली बात और है जी, उसने उत्तर दिया और एक भेद खोलने के ढंग से कहने लगा। एक तो लेखक होते हैं जी, एक अनुवादक होते हैं, वो तो ठीक हुए, पर एक और होते हैं जी भाड़े के। वो चवन्नी पन्ना लेते हैं और मैटरों को एक भाषा से घसीट कर दूसरी में कर देते हैं और मैटर के हाथ पैर ही टूट जाते हैं। संजय को कंपोजिटरों की इस बुद्धि पर आश्चर्य हुआ। पूछा, आप जब कंपोज करते हैं आपका ध्यान सिर्फ अक्षरों पर नहीं बात में भी रहता है? लो, क्यों नहीं जी? एक कंपोजिटर जो संजय से काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ था विस्तार से बताने लगा, लेकिन बराबर के कमरे में चलने वाली मशीन की आवाज़ में उसकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए वो कंपोजिटर जो संजय के पास बैठा हुआ मैटर के पन्ने बांध रहा था बताने लगा, कहानी बढ़िया हो तो जी हमसे भी मैटर मिनटों में तैयार हो जाता है। ध्यान बाद में बन जाता है तो गलतियां भी कम होती हैं और मैटर भी झट से ख़त्म हो जाता है। पर ये जो सरकारी दफ्तरों का मैटर होता है, एक तो ये हर रोज़ एक ही तरह का होता है जिसे देखकर ही हम ऊब जाते हैं, और दूसरा ये होता है अंग्रेज़ी से पंजाबी या हिंदी में किया हुआ, और वो भी जिन्हें काम मिलता है वो तो करते नहीं, औरों में चवन्नी पन्ने के हिसाब से करवा के दफ्तरों के गले मढ़ देते हैं, खुद तो बस दस्तखत करके पैसे ही बटोरते हैं। संजय को भाड़े वाली बात पूरी तरह स्पष्ट हुई तो पूछने लगा, और जो लोग कलम की ठेकेदारी करते हैं उन्हें एक पन्ने के कितने पैसे मिलते हैं? वो भी हमें पता है जी, वो कंपोजिटर बताने लगा। किसी दफ्तर से तो 25 रुपये मिलते हैं 1000 शब्दों के, और किसी किसी से 40 भी मिल जाते हैं। संजय मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अगर पारिश्रमिक अच्छा मिले तो अनुवाद बहुत से मेहनती लोगों के लिए एक पेशा बन सकता है। लेकिन संजय का यह हिसाब किताब बीच में रह गया। वो कंपोजिटर बताने लगा, पर जी ये ठेका लेने के भी खास तरीके होते हैं। ठेके के माल में से ऊपर भी कुछ चढ़ाना पड़ता है, और नहीं तो हाथ तो जोड़ने ही पड़ते हैं। कई अफसर तो जी ये ठेका प्रेस वालों को ही दे देते हैं। वो जो भी किताबें छपवाते हैं उनमें से एक पत्ती प्रेस की भी होती है, और साथ ही उन्हें ये मौज न एक अक्षर पढ़ना न लिखना, और पत्ती मिल ही जाएगी। और साथ ही अफसरों की मौज, वो भी रातों रात किताबें छपवा कर लेखकों में नाम लिखा लेते हैं। अचानक बातें रुक गईं। कोई बाहर का आदमी प्रेस के मालिक को पूछता हुआ पास आकर खड़ा हो गया। प्रेस का मालिक दफ्तर में नहीं था, इसलिए वो वापस जाने लगा तो उसकी निगाह संजय पर पड़ गई। हेलो संजय। संजय ने देखा, पहचाना, वो हंसराज मदान था, अकादमी का एक कर्मचारी जो कभी कभी शौकिया नज़्बे भी लिखा करता था। मामूली सी जान पहचान थी, लेकिन मदान ने तपाक से हाथ मिलाया तो संजय उसके बैठने के लिए कमरे से कुर्सी ले आया। यहाँ कोई नया उपन्यास छप रहा है? मदान ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। संजय हंसा दिया, नहीं, उपन्यास छपते हुए देख रहा हूँ। कोई नया उपन्यास नहीं लिखा? मदान ने स्वाभाविक सा प्रश्न किया। किसी लेखक से मिलने पर यही पूछा जा सकता है, सो उसने पूछ लिया, पर देखा संजय के मुख पर उत्तर में एक छाया सी आई और चली गई। इसलिए बात बदलते हुए बोला, आपका पहला उपन्यास मैंने 2 बार पढ़ा था। बाकी प्रूफ संजय के सामने मेज पर आ गए, इसलिए संजय कुछ भी कहने के बजाय प्रूफ देखने लगा। मदान उठा नहीं, उसी तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा। संजय ने प्रूफ देखकर कागज़ कंपोजिटर को लौटा दिए तो मदान की ओर देखकर मुस्कुरा सा दिया, मैं प्रूफ बहुत अच्छे देखता हूँ। मदान भी उत्तर में मुस्कुरा दिया। फिर कुछ झिझकते हुए उसने कहा, काम खत्म हो गया, आइए बाहर चलें, यहाँ बहुत गर्मी है। संजय का काम खत्म हो गया था, उसे जाना ही था, इसलिए भीतर मशीन वाले कमरे के पास होकर उसने एक बार करीम से कहा, अच्छा करीम मियाँ,
मैं चलता हूँ, शायद सवेरे आऊँ। और बाहर अपनी साइकिल की ओर बढ़ा, पर देखा मदान उसी प्रतीक्षा में बरामदे के बाहर खड़ा है, इसलिए संजय ने साइकिल नहीं ली। मदान के साथ बाहर गली में चाय के ढाबे की ओर चल दिया। गली से लगी हुई एक लंबी दीवार थी, खाली, जो कमेटी ने कार पार्क के लिए नियत की हुई थी। मदान गली की ओर मुड़ने के बजाय संजय को साथ लिए उस लंबी दीवार के साथ साथ चलते हुए जब प्रेस से कुछ दूर आ गया तो एक जगह पर रुक गया। संजय को लगा ये कोई बात करना चाहता है, इसलिए वह दीवार के पास खड़े होकर बोला, कहिए। आपका उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा था, मदान ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन ऐसे जैसे वो ये बात नहीं कोई और बात कहना चाहता हो। संजय ने असली बात की प्रतीक्षा में केवल उसकी ओर देखा, कहा कुछ नहीं। संजय साहब, मदान की आवाज़ में फिर झिझक आ गई, लेकिन साथ ही बात को एक बार कहकर ख़त्म कर देने का निश्चय सा भी। उसने पूछा, आप अकादमी का अवार्ड चाहते हैं, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी आपको बहुत कुछ लिखना है। मैं? संजय का यह एक ही शब्द एक लंबे आश्चर्य की भांति पूरी दीवार पर फैल गया। मदान ने संजय के चेहरे पर आया हुआ एक तनाव देखा, इसलिए उसने बात को हल्की रौ में डालते हुए कहा, शायद ये बात आपने किसी से हंसी में कही हो, लेकिन ऐसी बात बड़ी दूर तक फैल जाती है। संजय को लगा बात कुछ गंभीर है, इसलिए उसने कुछ कहने की आवश्यकता समझी। कहा, आपने अभी कहा था कि आपने मेरा उपन्यास पढ़ा है। मेरा विचार है कि आपने मुझे उसमें कुछ पहचाना भी होगा। आप खुद बताइए कि मैं क्या वैसा सोच सकता हूँ। संजय ने कहना चाहा कि मुझे दुनिया से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ जो अपने पास है विचारों के रूप में है वो देना है। लेकिन ये बात अपने मुंह से कहना संजय को कठिन लगा, इसलिए इसे नहीं कहा। मदान ने ये शब्द संजय के मुंह से तो नहीं सुने, लेकिन इनका प्रभाव सा समझ लिया, इसलिए कहने लगा, अगर मेरा भी ये विचार ना होता तो मैं आपसे बात कैसे करता, लेकिन ये बात किसी ने बहुत दूर तक फैला दी है। किसने? संजय ने सीधा प्रश्न किया। मदान को सीधा उत्तर देना कठिन प्रतीत हुआ, लेकिन उसने कहा, आप अकादमी के सिद्धांतों को जानते हैं कि अगर कोई लेखक अपने संबंध में किसी से सिफारिश करवाए या वोटें मांगे तो वो। मदान से बात पूरी नहीं कही जा सकी, लेकिन संजय ने उसे पूरा कर दिया। वो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। हाँ, मदान ने सिर्फ धीरे से इतना ही कहा। संजय के होंठ अपनी हंसी से छिल गए। बोला, सो मैं ब्लैकलिस्ट हो रहा हूँ। मुझे इस बात की तकलीफ़ हुई थी, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। आपको देखा तो मैंने बता दिया। मदान के भले से चेहरे पर संजय के लिए एक अपनत्व आया और उसकी मन की व्यथा के साथ मुंह पर कुछ पिघल कर आ गया। कहने लगा, पर वो सब कुछ मुँह जबानी कहा जा रहा है, किसी के पास लिखत में कोई सबूत नहीं, ये हो नहीं सकेगा। संजय मुस्कुराया। ब्लैक या वाइट एक ही बात है, मैं किसी लिस्ट में ना हूँ ना हूँगा। संजय पीछे मुड़ने लगा था, जिस समय मदान ने कहा, प्लीज़ संजय, आप एसी मेहरा या किसी के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा कि ये बात आपको मैंने बताई है। तो संजय के पीछे को मुड़ते हुए पैर हैरान से खड़े हो गए और फिर अचानक उसकी जोर की हंसी निकल गई। सच मदान साहब, आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक सुना है। मदान भी संजय की हंसी से कुछ सहज सा हो गया। उसने कहा, वैसे तो कई बार बातें फैलती रहती हैं, पर आपका कोई मेहरबान। अब संजय को किसी मेहरबान के नाम के बारे में कोई भ्रम नहीं रह गया था, इसलिए उसने कहा, लेकिन मेरा कहता क्या है? यही कि संजय ने उसे 1000 रुपया देने को कहा है, अगर वो। दूर आकाश तक, जहाँ तक संजय की दृष्टि जाती थी, एक हिकारत फैल गई। फिर वो दोनों दीवार के परले सिरे से वापस लौटे। बाहर के मोड़ के पास आकर मदान बाहर चला गया और संजय अपनी साइकिल लेने के लिए प्रेस की ओर मुड़ गया। प्रेस का मालिक अभी नहीं आया था, लेकिन 6 बज चुके थे। सारे कंपोजिटर पानी के चौबच्चे के पास खड़े हुए साबुन से हाथ धो रहे थे। संजय ने साइकिल ली, पर रहा नहीं गया। एक नज़र अंदर करीम की ओर देखा, जो सवेरे 9 बजे छपने वाले फर्में एक ओर रख रहा था। करीम को देखकर इधर आ गया, पर संजय ने देखा अभी करीम को मैली चिकनी मशीनी वर्दी को उतार कर हाथ पैर धोने हैं, कपड़े बदलने हैं और शायद प्रेस के मालिक की प्रतीक्षा करके जाना है। इसलिए सिर्फ इतना कहा, करीम मियाँ, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ आएंगे? आज शब्द संजय के होंठों में घुट सा गया।
शायद उसकी कोई व्याख्या नहीं थी, केवल उसकी एक चीज़ संजय के मुख पर लिख सी गई। करीम ने पूछा कुछ नहीं, केवल हाँ में सिर हिला दिया। संजय ने साइकिल को बाहर की गली की ओर मोड़ लिया। घर जाने वाली सड़क पर आकर कोई आधी सड़क गुजर जाने के बाद संजय का हाथ अनायास ब्रेक पर चला गया और उस साइकिल को पीछे की ओर मोड़कर उस बाजार को चला गया जहाँ से कुछ रम या विस्की मिल सकती थी। आज पहली बार संजय को वो तलब महसूस हुई जो शायद सिर्फ वर्षों के आदि को कभी तोड़ के समय होती है। दुकान पर बहुत भीड़ थी और कोई दिन होता तो संजय शायद ये देखकर ही लौट जाता, लेकिन आज संजय को लगा आज गले में कुछ अटका हुआ है, वो शायद सिर्फ शराब के घूंट से अंदर उतार सकूंगा। और वो भीड़ का एक अंग होकर भीड़ में खड़ा हो गया। रम मिल गई। उसने साइकिल घर की ओर लौटाई, पर गेट के पास पहुंचकर देखा करीम गेट से लगा हुआ खड़ा है। बहुत देर लग गई, मुझे डर था तुम कहीं वापस न चले जाओ, संजय ने साइकिल से उतरते हुए कहा। लेकिन करीम हंसने लगा। संजय साहब, अगर करीम को आजमाना था तो अच्छी तरह आजमाते, वो तो हश्र के दिन तक भी बैठा रहता। संजय को लगा करीम की एक ही बात ने उसे थाम लिया है। भीतर ड्योढ़ी में साइकिल को रखकर वो अपने कमरे की ओर की सीढ़ियाँ चढ़ा और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहने लगा, देखो करीम मियाँ, मैं जानता था अगर तुम आ जाओगे तो संजय भी घर आ जाएगा। जनाब कहाँ गए थे जहाँ से आना मुश्किल था? करीम हंसने लगा। जरा दूर दुनिया में चला गया था जहाँ से लौटने पर घर नहीं मिल रहा था। संजय ने चाहे हंसकर ही जवाब दिया था, लेकिन करीम गंभीर सा हो गया। बोला, ये तो राज की बात है। संजय ने 2 गिलास धोए, रम की बोतल खोली और ठंडे पानी की सुराही पास रखकर दीवान पर करीम के पास बैठते हुए कहा, राज की बात नहीं करीम यार, बस आज तुम्हारे साथ मिलकर बुल्ले शाह होने को जी कर रहा था। करीम ने अपना रम का गिलास संजय के गिलास से टकराते हुए कहा, अच्छा जी, फिर आज का नशा अपने शाह इनायत के नाम पर पीते हैं? संजय ने गिलास में से एक बड़ा सा घूंट भरा और पूछा, शाह इनायत कौन? जिन्हें पीर मानकर बुल्ले शाह बना था, करीम ने बताया। अच्छा ये बताओ मियाँ, संजय ने एक सोच से उतर कर कहा, हीर का किस्सा तुमने पूरा पढ़ा है? करीम हंसने लगा। पढ़ा भी और कंठ भी किया है। फिर बताओ यार, रांझा कौन था? संजय का प्रश्न करीम की समझ में नहीं आया, लेकिन बोला, रांझा वही आदमी था जिसे देखकर हीर को अल्लाह का दीदार हो गया। तुम पक्की तरह जानते हो? तुमने ये लिखा हुआ खुद पढ़ा है? संजय ने पूछा तो करीम को लगा रम के 2 घूंट से संजय बहक गया है। संजय जोर देकर फिर पूछ रहा था, यार करीम, तुमने तो मुश्किल से अलिफ बे तक पढ़ाई की है, हो सकता है पढ़ने में गलती हो गई हो। करीम सचमुच हकला सा गया। कहने लगा, रांझे के नाम से तो जी आशिकों की जात चली, भला किसी को उसका नाम भी भूल सकता है? देखो करीम मियाँ, संजय ने भारी दिल में उतरने वाली आवाज़ में कहा, क्या मालूम उसका नाम कैदो हो? करीम ने जैसे कानों पर हाथ रख लिए। कहा, जी किसका नाम ले दिया? वो तो चुगलखोर था, वही तो इधर की उधर करता था, इश्क का बैरी, आशिकों का भी। संजय ने करीम के गिलास में भी और रम डाली, अपने गिलास में भी, और कहा, मैंने तो आज वही सुना था। किससे? करीम ने जैसे घबरा कर पूछा। भाई उन्हीं विद्वानों से जिनसे सरकारी अफसर बहुत सी सलाह लेते हैं। संजय की आवाज़ गंभीर थी, सोच में डूबी हुई, इसलिए करीम जोर से हंसना चाहते हुए भी हंस नहीं सका। बोला, फिर जो ये कहता है जी, उसे कोई शराब लगा हुआ होगा। संजय के होंठों पर कुछ फूल की भांति खिल उठा। उसने कहा, अच्छा ये बताओ करीम मियाँ, क्या लोगों को किसी का दिया हुआ शराब सचमुच लगता है? आजकल तो पता नहीं जी, पर अच्छे वक्तों में लगा करता था, करीम ने कहा। लेकिन आज का संजय उसे कोई और संजय लग रहा था। संजय कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि आजकल भी लगता है, लेकिन एक फ़र्क है। करीम ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ संजय की ओर देखता रहा। संजय ने ही कहा, फ़र्क ये है कि आजकल इंसान को किसी का दिया हुआ नहीं, अपना दिया हुआ शराब लगता है। वो कैसे जी? करीम ने कुछ सोच में पड़कर पूछा। वो ऐसे कि जब उसे कोई रांझा कैदो दिखाई देने लगता है। अचानक करीम को लगा कि उसने संजय के मन की कुछ था पा ली है। पूछा, वो जो आदमी आज प्रेस में आया था, जो आपको परे दीवार की तरफ ले जाके बातें करता रहा था, क्या आप उसकी बातें कर रहे हैं?
संजय को ख्याल नहीं था कि करीम दूर वहाँ तक देख लेगा, इसलिए एक सांस सा भरकर चुपचाप दोनों गिलासों में और रम डालने लगा। करीम ने अपना गिलास हटा लिया। नहीं जी, मुझे तो अपने हवास कायम रखने हैं, अभी घर जाकर 2 नमाज़ें पढ़नी हैं। नमाज की बात पर संजय हंसने लगा, लेकिन करीम नहीं हंसा। वो बोला, वो तो मैं उसी वक्त कुछ कुछ जान गया था जब आपने आते हुए मुझसे घर आने के लिए कहा था। क्या जान गए थे? यही कि किसी ने आपको कोई बुरी भली बात बताई होगी। आजकल लोग तोहमतें बहुत लगाते हैं। संजय को लगा जैसे करीम इस तोहमत का कुछ भेदी है। पूछने लगा, किस बात पर तोहमतें लगाते हैं मुझ पर? करीम मुस्कुरा दिया, कहने लगा, फिर वही बात है, मैं समझ गया। आज मैं भी कहूँ, भाई मुझे आपकी कोई भी बात क्यों समझ में नहीं आ रही है, अब समझा। क्या? अब संजय हैरान था। करीम हैरान नहीं था। उसने कहा, मुझे ये बताइए संजय साहब कि कोई पागल कुत्ता उठकर रांझे को कह दो कह दे तो उससे रांझे का क्या बिगड़ता है? संजय ने गिलास परे रखकर हाथ को सलाम के अंदाज में माथे से लगाया और मुंह से कहा, सलाम मियाँ, सच कह रहे हो, कुछ नहीं बिगड़ता। वही बात है ना, 5,000 वाली? करीम ने कहा तो संजय एकटक उसके मुंह की ओर देखता रह गया। फिर पूछा, मुझ पर लगाई गई ये तोहमत तुम्हारी सुनी हुई थी? करीम ने हंसकर उत्तर दिया, वो एक आदमी कभी कभी आता है, वो मेरा, उसने ही ये बात निकाली थी कि भाई आजकल संजय साहब उसके पीछे लगे हुए हैं। फिर कई लोगों ने प्रेस में बैठकर सुनाई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लो डालो एक घूंट, मैं तो पीकर जोर से हंसूं। संजय ने करीम के गिलास में रम डाली, सुराही में से पानी डाला और अपने लिए एक सिगरेट जलाते हुए उसकी ओर देखने लगा। करीम बोला, ये भी कोई मानने की बात थी? यानी आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, उस कुत्ते की दुम की? मैंने तो बात सुनकर वहीं थूक दिया था। संजय को इस समय करीब अपने से बड़ा लगा, जिसने तोहमत सुनकर 1 मिनट के लिए भी उदास होने का कष्ट नहीं दिया। और संजय को अपनी आज की उदासी पर शर्मिंदगी आ गई। करीम ने अब उदासी की नब्ज़ पहचान ली थी, इसलिए उसकी सारी फिक्र दूर हो गई थी। उसने गिलास से एक लंबा घूंट भरा और कान पर हाथ रखकर बुल्ले शाह की तुकें छेड़ दी। तू आशक होइयो रब दा, तैनू होई मुलामत लाख, तैनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। अर्थात जब तुम खुदा के आशिक हो गए हो, तुम पर लाखों इल्ज़ाम लगे और लोग तुम्हें काफिर काफिर कहने लगे, तुम हाँ हाँ कहते जाओ। और संजय सचमुच वजूद में आ गया, अपने आप में आ गया। खूब अंधेरा हो चुका था जिस समय करीम गया। संजय वजूद में था। उसे लगा दीवान पर जिस जगह करीम बैठा हुआ था, शायद करीम नहीं, खुद बुल्ले शाह बैठा था। वो स्थान सदा के लिए रोशन हो गया। अमृता प्रीतम के उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 3 में।